हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम एंड ऑनर्स के लिए रंगमंच सब्जेक्ट जो आपका है। इसमें हम फोर्थ यूनिट का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं, आंसू अभिनय और थिएटर गेम्स। इसका हम विस्तृत परिचय जो है इस वीडियो में जानेंगे और विस्तार से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। आशु अभिनय क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, अभिनय का मतलब तो आप एक्टिंग समझते ही हैं, और नाटक के ऊपर ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है, तो आपने नाटक के बारे में बहुत विस्तार से जान लिया है। आपने क्या जाना है इससे पहले कि नाटक जो होता है, जो नाटक स्टेज पे किया जाता है यानी कि जो रंगमंच पे किया जाता है, वो नाटक होने से पहले कई सारी स्टेज से गुजरता है और इसमें टीम वर्क होता है। यानी पहले स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, उसके कैरेक्टर जो हैं उसको सिलेक्ट किया जाता है, जो डायरेक्टर है वो उनको सिलेक्ट करेगा पात्र को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्क्रिप्ट को पढ़ के उस पर रिहर्सल होती है, पहली दूसरी तीसरी, और तब जाके कई 2 3 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद स्टेज पे नाटक किया जाता है, यानी रंगमंच पे नाटक किया जाता है। इस नाटक में क्या होता है, सभी प्रैक्टिस करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। ये नाटक था, ये अभिनय था। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आप समझोगे, आशु अभिनय जो होता है, इसमें बिना किसी पूर्व तैयारी के प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि आंसू अभिनय को बिना किसी तैयारी के ही कर दिया जाता है। समझ रहे हो? यानी कि इसके लिए कोई आपको प्रैक्टिस शुरू में नहीं करी जाती। अपने जीवन के अनुभवों के अनुसार सिचुएशन आपको मिलती है, उसी वक्त आपको तत्कालिक सोचना है और उसी टाइम पे उसका अभिनय करना है। ये होता है इसमें। किसी भी भाव या विचार का तेजी से मुख मुद्रा एवं शारीरिक गतिविधियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला अभिनय जो होता है, उसको आशु अभिनय कहा जाता है। ठीक है, हिंदी की कुछ वर्डिंग है जो कि काफी टफ है, आपको नहीं समझ में आएगी, तो उन वर्डों को मैंने और आसान भाषा में कर दिया है। ठीक है, तो अब आप आपको समझ में आ जाएगा। तो कोई भी, मान लीजिए आपके मन में कोई भाव आ रहा है, कोई विचार आ रहा है, और अपनी मुख मुद्रा यानी जो आपके चेहरे के हाव भाव होते हैं उसके, और शारीरिक गतिविधि जो होती है उसके द्वारा जो अभिनय किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम आशु अभिनय कहते हैं। ठीक है, आशु अभिनय जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शरीर के विभिन्न अंग, जैसे हमारा हाथ हो गया, हमारा पैर, आंख, पदचाप, भौं, मुंह, सिर, कमर। इसमें आप पदचाप शायद ना समझ पाए हो। पदचाप का मतलब होता है कदमों की आहट। ठीक है, कदमों की आहट, इसको पदचाप कहा जाता है। तो इन सब के द्वारा जो अभिनय किया जाता है वो आशु अभिनय के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें किसी विशेष परिस्थिति में अपने मस्तिष्क में उपजे भाव, विचार, बुद्धि, इसका संतुलित उपयोग करके अभिनय किया जाता है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए, कुछ विशेष परिस्थिति होती है। ठीक है, उसी टाइम आपके मन में जो भी भाव या जो विचार उपज रहे हैं, यानी कि आपका मतलब यहाँ पे नाटक करने वाले से है, यानी कि मैं यहाँ पे कलाकार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो नाटक करने वाले होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो एक्टर होते हैं, जो अभिनय करते हैं, उनके मस्तिष्क में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, जो विचार आते हैं, उसका बुद्धि के साथ एक संतुलित उपयोग करके अभिनय किया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर अभिनेता द्वारा अभिनय दक्षता का सही मायनों में प्रदर्शन उसके द्वारा की जाने वाली मस्तिष्क त्वरित क्रिया ही आशु अभिनय है। कहने का मतलब है, अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जो हमारा एक्टर होता है, वो जो उसकी अभिनय दक्षता यानी उसकी जो अभिनय करने की, उसकी एक्टिंग दिखाने की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, उसका सही मायनों में अगर प्रदर्शन देखा जाए, तो ये मस्तिष्क में त्वरित मतलब तेजी से आने वाली जो क्रियाएं, जो विचार होते हैं, उसके द्वारा जो अभिनय होता है, उसको आशु अभिनय कहा जाता है। आंसू अभिनय करते समय अभिनेता को इसके 3 चरण का पता होना चाहिए और उसको ध्यान में रखना चाहिए। आंसू अभिनय के 3 चरण कौन सा? सबसे पहला है आरंभ, यानी कि शुरुआत होगी आपके अभिनय की, फिर उसका विकास होगा सेकंड, और थर्ड में आपका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, यानी वो खत्म हो जाएगा। तो इसको दिमाग में रखकर ही क्या है, आंसू अभिनय किया जाना चाहिए। क्योंकि यह त्वरित बुद्धि, त्वरित मतलब तेजी से होने वाला है, यानी कि जो हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, उसी को हमें अभिनय के रूप में निकालना होता है। ठीक है, दिखाना होता है, परफॉर्मेंस देनी होती है। तो ये हो जाएगा आपका इसके उद्देश्य। आगे है, आशु अभिनय को प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कहा जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, गाड़ी चलाकर, ठीक है, अचानक से आपके सामने कोई जानवर आ जाए, मान लीजिए कोई कुत्ता आ जाए या कोई बिल्ली आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ सेकंडों का टाइम मिलेगा, या तो आप उसके ऊपर चढ़ा देंगे गाड़ी को, या फिर आप ब्रेक मार के या फिर साइड करके जैसे भी उसको बचाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, इसके लिए बहुत कम सेकंड मिलते हैं उन
कुछ सेकंडों में ही आपको फैसला करना होता है, ठीक है? तो जिस तरीके से ये सिचुएशन बनती है ना, ऐसी ही सिचुएशन स्टेज पे आंसू अभिनय की बनती है। यानी अचानक से दिमाग में कोई विचार आया और चंद सेकंडों में उसमें फैसला लेके उस अभिनय को करना होता है। इसीलिए इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कहा जाता है। इसमें अभिनेता जो है वो दी गई जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, ठीक है, या जो उस पे जो भी उसको सिचुएशन या जो भी कैरेक्टर दिया जा रहा है, उसमें भूमिका को अपनी त्वरित बुद्धि यानी उसकी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करके उसको निभाना होता है। वह उस जादूगर की तरह होता है, कलाकार जो है वो एक जादूगर की तरह है जो अपनी बुद्धि और अपनी स्मार्टनेस के मेल से जादुई प्रभाव की सृष्टि करता है। अब क्या है भाई, स्टेज के सामने दर्शक बैठे हैं। अब ऐसे में जो कलाकार है वो उसे जादूगर की तरह काम करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपनी स्मार्टनेस दिखानी है और अपना जो परफॉर्मेंस है उसको बेस्ट बनाना है, ताकि जो सामने ऑडियंस बैठी हुई है, जो जनता बैठी हुई है नाटक को देखने वाली, वो उसकी तारीफें करे, ठीक है? और इससे क्या होगा, नाटक सफल होगा। वे मंच पर किसी पात्र का जब अभिनय करता है तब कल्पना का सहारा भी लेता है। यानी जब मंच पे किसी पात्र का वो अभिनय कर रहा होता है तब कल्पना का भी सहारा लिया जाता है, ठीक है? जो भी उसकी कल्पना है, कैसे वो उसको बेस्ट बना सकता है, ये सब चीजें कल्पना का प्रयोग करते हुए अभिनेता या अभिनेत्री जो भी हैं वो अपने जो अतीत के अनुभव है, जो उन्होंने इतने साल से जो नाटक कर रहे हैं, जो भी उनके अनुभव मिले, उसको भी ध्यान रखकर भविष्य की संभावनाओं से जोड़कर काम करते हैं, ठीक है? यानी कि जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं जब वो स्टेज पे जाते हैं, रंगमंच पे जाते हैं, तो अपने अतीत के अनुभवों का भी इस्तेमाल करते हैं, भविष्य की संभावनाओं को जोड़कर भी, हर चीज को ध्यान रखकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कहीं ना कहीं वो आंसू अभिनय करते हैं। अब आंसू अभिनय से संबंधित चरण, इसको समझिए। आंसू अभिनय करने से पहले अभिनेता या अभिनेत्री जो है उसको अपने दिमाग में पूरी कार्य योजना बना लेनी चाहिए, यानी पूरी प्लानिंग बना लेनी चाहिए, ठीक है? कैसे कैसे करना है, कैसे स्टेज पे जाना है, क्या बोलना है, सब कुछ दिमाग में होना चाहिए। तभी वह उसे सबके सामने सफल कर पाएगा। यानी अगर अच्छे से प्लानिंग करके स्टेज पे गया है कलाकार, तो उसका जो नाटक है वो तभी वो सफल हो पाएगा। एक अच्छे आशु अभिनेता या अभिनेत्री को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वो बातें कौन सी है, समझिए। सबसे पहला तो है दी गई परिस्थिति, यानी जो परिस्थिति जो दी गई है, जो सिचुएशन दी गई है, उसका ज्ञान या समझ होनी बहुत जरूरी है, उसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। क्योंकि जब तक कलाकार को यह मालूम नहीं होगा कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी उसका नाटक सफल नहीं हो पाएगा। और जब वो प्रेजेंटेशन कर रहा है, यानी कि जो परफॉर्मेंस दे रहा है, प्रस्तुति दे रहा है, तो प्रस्तुति देते समय नाटक एक लय में चलता है। नाटक को धारा प्रवाह चलाना है, बिल्कुल। ये किसकी जिम्मेदारी है, अभिनेता की जिम्मेदारी, क्योंकि लय नहीं टूटनी चाहिए। अगर लय टूट गई ना, तो समझो कि दर्शक जो है उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, नाटक जो है सफल नहीं हो पाएगा। तो प्रस्तुति देते समय संवाद भूलने का उसके पास अवकाश नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको टाइम मिल जाएगा संवाद, मान लो डायलॉग ही भूल गया स्टेज पे जाके, तो बेइज्जती हो जाएगी एक तरह से, नाटक जो है वो असफल होएगा। लेकिन मान लो जब दो या दो से अधिक जो कैरेक्टर एक साथ स्टेज पे हैं, अगर उस समय में कोई एक जो पात्र है वो गलती से अगर मान लो डायलॉग भूल जाए, तो दूसरा उसकी हेल्प कर सकता है, उसकी गलती को कवर कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर केवल अभिनेता है और अकेले का सीन है और वहां पे डायलॉग भूल गया, तो क्या होगा, स्टेज पे उसका नाटक खराब होगा। ऐसे में उसको क्या करना पड़ेगा, दी गई जो परिस्थिति है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, दिमाग उसको अपना लगाना है, कैसे क्या करना है, पूरा उसका जो नाटक है लय में चलना चाहिए, धारा प्रवाह होना चाहिए, कोई डायलॉग नहीं भूलना है, ठीक है? तो इन सब चीजों का ध्यान उन्हें रखना है। नेक्स्ट है आपका कल्पना, यानी इमेजिनेशन। आंसू अभिनय का प्राण तत्व कल्पना है, क्योंकि कल्पना की जाती है उसके आधार पे ही ये होता है। तो इसके अभाव में आंसू अभिनय जो है वो मात्र एक अभिनय रह जाएगा, निर्देशक के द्वारा संचालित होने वाला अभिनय। यानी निर्देशक जो है वो निर्देश दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एक्टर काम कर रहा है, बस इतना ही रह जाएगा। लेकिन अगर वो कल्पनाओं का प्रयोग करेगा तो वो एक बेस्ट नाटक बन पाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका भावात्मक स्मृति। ये भी कल्पना का ही एक हिस्सा है, ठीक है? आंसू अभिनय करते समय अभिनेता या अभिनेत्री जो है वो जो उनको परिस्थिति मिली होती है, जो सिचुएशन मिली होती है, उस पर विचार करते हैं, तब जाके भावात्मक स्मृति सक्रिय होती है। यानी वो सोचते हैं, ठीक है, दिमाग लगाते हैं कि कैसे क्या होना है। कलाकार इस स्मृति के आधार पे अपने जीवन से जुड़ी किसी घटना को से दोबारा जोड़ता है, फिर उस घटना को दी गई परिस्थिति से जोड़कर अपने जो भाव होते हैं उसको मंच पे प्रस्तुत करता है, ठीक है? यानी कि मान लीजिए नाटक कर रहा है, नाटक खेल रहा है, और उससे पहले कभी गलती हुई होगी तो उसे पता होगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे गलती होती है, तो उन अतीत की बातों को याद करके अपनी उन गलतियों को सुधारना है। बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर।
नेक्स्ट है आपका ध्यान केंद्रित करना। आंसू अभिनय के लिए जितनी महत्वपूर्ण भूमिका कल्पना की होती है, उतना ही ध्यान केंद्रीकरण का भी है, ठीक है? इसे योग समाधि या मेडिटेशन कहते हैं। अब समझिए, ये वो वाला मेडिटेशन नहीं है कि आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, एक शांत जगह में, एक शांत कमरे में, जो आप मेडिटेशन समझते हैं, ये वो मेडिटेशन नहीं है, समझिए। आंसू अभिनय का ये मेडिटेशन थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है, एक ही स्थान पर बैठकर ध्यान केंद्रीकृत नहीं किया जाता, बल्कि मंच से पहले और फिर मंच पर सारी क्रियाओं को ध्यान में रखकर आंसू अभिनय को गति दी जाती है। यानी कि स्टेज पे जाने से पहले अपने मन में पूरा केंद्रित हो जाएगा ध्यान, एकदम बिल्कुल सोच लेगा कि भाई मुझे स्टेज पे इस समय जाना है, यहाँ पे एंट्री होगी, मुझे ये डायलॉग बोलने हैं, फिर ऐसे करना है, फिर वैसे करना है, ऐसे अपने कैरेक्टर को निभा रहे हैं। पूरा का पूरा एक व्यू रचना जो हो जाती है हमारे दिमाग में, उसी को ध्यान केंद्रित करना कहते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये मेडिटेशन उस मेडिटेशन से अलग है। नेक्स्ट आपका मंचीय कार्य व्यापार। अब इसमें क्या है, देखिए, आशु अभिनय से पहले मंच पर जो भी कार्य व्यापार होना है, जो भी प्रैक्टिस वगैरह, सजावट वगैरह जो भी होना है, उससे संबंधित क्रियाओं का ज्ञान और ध्यान आवश्यक है। पता होना चाहिए कि मंच कहाँ पे है, मंच में कौन सी चीज कहाँ पे है, किस जगह पे खड़े होकर क्या डायलॉग बोलने हैं, कहाँ जाना है, आगे बढ़ना है, पीछे जाना है, ठीक है, गिरना है, कैसा रोल है, क्या क्या करना है, मंच के बारे में सभी जानकारी होनी चाहिए। तो रंगमंच पर जो भी अभिनय होगा, वहां जो भी क्रिया हो, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, उसके बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? तभी मतलब जो अभिनय होता है वो सफल हो पाता है। अब है रचनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी। अब देखिए, एक ट्रेडिशन होती है, एक परंपरा होती है, अगर उसी परंपरा पे सारी चीजें चलती जाए, चलती जाए, चलती जाए, आप देखोगे, आप मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप कहीं पे सर्कस देखने गए हैं, ठीक है, कहीं पे सर्कस हो रहा है। तो जब आप पहली बार जाओगे, बिल्कुल पहली बार, तब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, उसे देखकर। लेकिन जब आप उसी सर्कस को सेकंड टाइम देखोगे, तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या होना है। अगर आप उसको तीसरी बार देखोगे, तो फिर आपको और कम मजा आएगा, ना के बराबर। एक टाइम ऐसा हो जाएगा जब वो आपको उसमें मजा आना बंद हो जाएगा, आपको लगेगा बकवास है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वही पैटर्न, वही चीजें चली आ रही है। तो क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, यानी कि कुछ रचनात्मकता, कुछ सृजनात्मकता, कुछ नयापन होना चाहिए। यानी कि आशु अभिनय का कलाकार हो या कोई भी कलाकार हो या कोई निर्देशक हो, नाट्य प्रदर्शन से जो भी जुड़ा व्यक्ति है, सभी के लिए जो रचनात्मकता है या जो क्रिएटिव होना है वो जरूरी है। अगर एक ही तरीका अपनाते जाएंगे, तो उससे जो हमारी जनता है वो बोरियत हो, उसको बोरियत महसूस होगी, यानी उसको बोरिंग लगेगा। दर्शक जो है, फिर उसका रुझान जो है नाटक की तरफ कम हो जाएगा, क्योंकि उसे बार बार पता है कि भाई एक ही चीज दिखनी है। तो प्रस्तुति और अभिव्यक्ति में समय समय पर सृजनात्मक परिवर्तन, यानी कि कुछ क्रिएटिव चेंजेस जो है वो करते रहना चाहिए, जिससे कि क्रिएटिविटी बनी रहे। इससे कलाकार को भी अच्छा लगेगा, निर्देशक को भी अच्छा लगेगा, दर्शक को भी अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा, ठीक है, सब नाटक का आनंद ले पाएंगे। तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये तो हो गया आपका आशु अभिनय। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका थिएटर गेम्स। थिएटर गेम्स जो होते हैं वो बहुत जबरदस्त होते हैं, ठीक है? और थिएटर गेम्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप ज्यादातर आप जानते होंगे, ठीक है? मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, बाकी आप अपनी किताब में से पढ़ लेना, क्योंकि वो इतने समझाने वाले टॉपिक नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना है। तो देखिए, तो खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। बच्चों के विकास के लिए भी खेल आवश्यक है, ठीक है? जो पियाजे हैं, जो कि एक विदेशी विद्वान हैं, इन्होंने तो खेल को सृजनात्मक विकास से भी जोड़ के बताया है। ये कहते हैं कि खेल जो होता है, उसमें बार बार दोहराने की प्रक्रिया होती है, ठीक है? इसमें क्रिएटिव, कहीं ना कहीं हम उसमें जो क्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, स्मरण शक्ति पे जोर डालते हैं, खेल खेल में कुछ बनाना, कोई जीव जंतु बनाना, अनेक वस्तुओं का इस्तेमाल करना। तो मतलब कहीं ना कहीं इमेजिनेशन बढ़िया होती है, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़िया होती है, स्किल बढ़िया होती है, तो कई तरह की चीज़ों में बेनिफिट होता है, ठीक है, इनका कहना है। और सभी खेल जो हैं वो बच्चे के विकास में साधक बन जाते हैं, यानी कि हेल्पफुल बन जाते हैं। इसके अलावा खेल के दौरान हंसना, रोना, लड़ना, चिल्लाना, कूदना, भागना, एक जगह पे बैठ जाना, ऐसी क्रियाएं होती है। इससे मानसिक और शारीरिक रूप से भी हमें कहीं ना कहीं ये मजबूत बनाती है। और इस प्रकार से यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, इस प्रकार नाटक में खेल के साथ एक शैक्षिक नजरिया भी जुड़ जाता है, यानी कि एक एजुकेशनल जो हमारा दृष्टिकोण होता है, ठीक है, जो हमारी सोच होती है वो जुड़ जाती है। और ये जो नजरिया है, ये नाटक और रंगमंच के छात्रों को वह अनुभव देती है, क्योंकि रंगमंच के जो छात्र हैं, जो रंगमंच सीखना चाह रहे हैं, जो नाटक करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये जो है कहीं ना कहीं मनोरंजन करती है, उनका विकास करती है।
इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है, जिससे कि रचनात्मक कौशल यानी कि जो क्रिएटिविटी वाले जो स्किल्स होते हैं उसका निखार सकते हैं उसको। नाटक को अंग्रेजी में प्ले कहते हैं। प्ले का मतलब खेल भी होता है और प्ले का मतलब खेलना भी होता है, इसीलिए शायद ऐसा कहा जाता है कि नाटक खेला जाता है, ठीक है। नाटक एक खेलने की कला है, यानी नाटक में जो परफॉर्मेंस होती है उसको ऐसा भी कहा जाता है नाटक खेला जा रहा है। जो थिएटर गेम्स होती है इसके उद्देश्य क्या होता है ये समझिए। रंगमंच के छात्रों को अनुभव जन्य सक्रियता प्रदान करना। इसका मतलब क्या है, देखो, अनुभव जन्य सक्रियता मतलब एक एक्टिव रहना, एक्टिव होकर एक्सपीरियंस गेन करना, ठीक है। समझिए, जैसे देखिए, एक तो आप मोबाइल फोन में क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं मान लीजिए, और एक आप फील्ड पे जाके असली में क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं। अब यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में जो आप गेम खेल रहे हो और जो असली में खेल रहे हो, इन दोनों में कितना फ़र्क है आप अच्छे से जानते हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पे जो आप खेल रहे हो ना, क्रिकेट के मैदान में जाके, यहाँ पे जो आपको अनुभव मिलेगा, उसमें आपकी सक्रियता होगी, यानी कि आप खुद एक्टिव रहकर वो खेल कर सीख रहे हो। तो यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, बहुत अच्छी नॉलेज होगी, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यही आपको बताया जा रहा है कि जो थिएटर गेम्स होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो रंगमंच के छात्र होते हैं उनको उसमें एक्टिव होकर, ठीक है, एक्सपीरियंस को प्राप्त करना, उन्हें समाज के प्रति जागरूक बनाना और उन छात्रों को संवेदनशील बनाना, ये गेम का लक्ष्य होता है। तो बहुत सारे गेम्स होते हैं थिएटर के जो खिलाए जाते हैं। इसके क्या बेनिफिट हैं ये समझिए। इससे रचनात्मक सोच को बढ़ाना, यानी इसका एक उद्देश्य होता है कि रचनात्मक यानी क्रिएटिव सोच बढ़ाएगा, ठीक है। छात्रों में आपसी विश्वास पैदा करना इसका उद्देश्य है। सहयोग और सहभागिता की भावना का विकास करना ताकि छात्र आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सके। तनावपूर्ण परिस्थिति से निपटना, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना होता है, तर्क शक्ति का प्रयोग करना होता है, तो ऐसे कहीं ना कहीं हमारा जो जो बुद्धि है वो शार्प हो जाती है। तो ऐसे में जो तनाव वाली स्थिति आएगी तो उससे निपट पाएंगे। थिएटर गेम्स छात्रों को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ इसके बेनिफिट है। अब देखो, थिएटर के गेम्स बहुत सारे होते हैं, कम से कम 500 गेम है आप लगा लो। अब इतने सारे बताना थोड़ी पॉसिबल है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, बाकी आप किताब से पढ़ो। और खेल का नाम जैसे है आप क्या कर रहे हैं, अवधि इसकी होती है 5 से 10 मिनट या 8 मिनट 7 मिनट, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं होता कि इतने मिनट ही करना है, ठीक है। 5 10 15 मिनट चल सकता है। प्रतिभागी जो इसमें खेलेंगे वो एक भी एक एक से क्या ही खेलेंगे, एक से अधिक ही रहते हैं, 2 3 5 10 इस तरीके से। तरीका क्या होता है, इसमें जो छात्र होते हैं वो एक कमरे में फैल जाते हैं इधर उधर, कोई रस्सी कूदेगा, कोई चलेगा, कोई डांस करेगा, ठीक है। सब जो है अपनी क्रियाएं जो है वो कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। जब उन्हें अचानक से स्टॉप बोला जाता है तो ऐसे में उनको बिल्कुल उसी अवस्था में फ्रीज हो जाना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई नहीं हो पाता है एट ए टाइम बिल्कुल उस समय फ्रीज, तो वो आउट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको हटा दिया जाता है। इस तरीके से गेम चलता है। और इसके अलावा बहुत सारे थिएटर गेम्स होते हैं, जैसे मजाकिया चेहरा बनाना, एक दूसरे को खींचते हुए अलग होने की कोशिश करना, गेंद से बातें करना यानी बॉल से बातें कर रहा है, जानवर, हम जानवर हैं, किसी चरित्र का निर्माण करना इस तरीके से कि हम जानवर हैं, कोई हाथी बन गया, कोई शेर बन गया, कोई कुछ बन गया और उसका रोल प्ले कर रहा है। अंताक्षरी खेलना, पहचान कौन खेलना, हाथ और पैर के ऊपर उठाना, मूर्ति और मूर्तिकार, ताली का मिलान करना, नंबरों का खेल, अपनी जगह पे जमना यानी फ्रीज हो जाना, कानाफूसी का अभिनय, सैकड़ों खेल होते हैं। मैं आपको कितने बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो आप आराम से इसे पढ़ लो, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा पढ़ना है, पेपर में इतना डीप नहीं लिखना है, याद रखना। अब बात करेंगे जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, वो आपसे यही पूछा जाएगा कि थिएटर गेम्स की उपयोगिता बताओ। तो देखिए इसकी क्या उपयोगिता है, क्या इसकी जरूरत है। तो इससे जो रंगकर्मी छात्र है यानी जो रंगमंच के छात्र होते हैं उनका ध्यान केंद्रित करना यानी उनके जो कंसंट्रेशन पावर है, एकाग्रता वाली शक्ति है वो बढ़ेगी। फिर त्वरित प्रतिक्रिया देना सीखना, यानी जैसे मैंने आपको गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था ना, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपके सामने बिल्ली आ जाए, डॉग आ जाए, तो आपको त्वरित यानी तुरंत आपको तेजी से फैसला लेना पड़ेगा कुछ सेकंडों के अंदर। ऐसे ही यहाँ पे आपको इस लायक बनाया जाता है स्टूडेंट को कि वो त्वरित फैसला लेना सीख पाए, ठीक है। त्वरित प्रतिक्रिया देना सीख पाए, फैसला ले सकें, टीम में काम करना, टीम भावना होना, टीम पर विश्वास करना, आत्मविश्वास अपने पर और अपनी टीम पे करना, किसी के साथ जुड़ने की क्षमता का विकास करना, अपने साथी कलाकार के प्रति उत्तर देने की कला का विकास करना, आपसी संयोजन का निर्माण करना, ठीक है। आगे बढ़कर काम करने की प्रवृत्ति का निर्माण करना, नए वातावरण से पहचान करना, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, निरीक्षण करने की क्षमता का विकास करना। बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट है। तो ये सब इसकी उपयोगिता होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसमें आपको ज़्यादा डीप घुसना नहीं है, बस ये पॉइंट आपको याद रखने हैं ताकि आप पेपर में आ जाए तो आप इसे लिख पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।